विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा, ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम, आधुनिक भारत का इतिहास। उसमें जो आज का टेस्ट है वो किस चैप्टर से है? ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, यानी इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, टेस्ट के माध्यम से हिस्ट्री को कर रहे हैं। आप लोगों ने पढ़ा है, पूरा चैप्टर पढ़ा है, तो मैं देखना चाह रहा हूं कितने नंबर आते हैं आपके आज। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक। दूसरा क्वेश्चन, भारत के आर्थिक इतिहास पर लिखी हुई प्रथम पुस्तक का नाम बताना है आपने। भारत के आर्थिक इतिहास पर लिखी हुई प्रथम पुस्तक का नाम। भारत के आर्थिक इतिहास, इकोनॉमिक हिस्ट्री, आर्थिक इतिहास मतलब, तो भारत के आर्थिक इतिहास पर लिखी हुई प्रथम पुस्तक का नाम बताना है, साथ में लेखक का नाम बताना है आपने। लेखक का नाम भी लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम का प्रथम वैज्ञानिक आकलन किसके द्वारा किया गया था भारत में? भारत में नेशनल इनकम का प्रथम वैज्ञानिक आकलन किसके द्वारा किया गया था? आकलन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एटीन 66, 1880, 1897, 1900। क्या बोला मैंने? 1866, दूसरा 1880, तीसरा मैंने बोला 1897 और चौथा मैंने बोला 1900 में। इन वर्षों में अकाल आयोग के गठन किए गए। आपने इन चारों अकाल आयोगों के नाम लिखने हैं। इसमें पहली जो समिति है, बाकी आयोग है। हो गया? अगर साथ में गवर्नर जनरल भी लिख दो तो मजा आ जाएगा भाई आंसर में, किस किस के समय में किस किस का काल चल रहा था। हो गया? पहली वाली क्या है? समिति है, बाकी तीन आयोग हैं। 66 में जो बनी वो समिति थी, पर पहली समिति नहीं थी ये भी बता दूं। ठीक है, और उसके 1880 में आयोग बना, 1897 में आयोग बना, 1900 में आयोग बना, बनने को 1945 में बना, पर वो मेरा प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न सिर्फ इन वर्षों में है कि क्या क्या हुआ था। किसने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट संज्ञा प्रदान की? अनिष्टों का अनिष्ट, वेल्थ ड्रेन थ्योरी पढ़ी होगी आपने। धन का निष्कासन, भारत का सारा धन, भारत सोने की चिड़िया थी कभी, क्या थी? और भारत का सारा धन कहां चला गया? ब्रिटेन चला गया। कैसे चला गया भाई? क्योंकि वो व्यापार करने आए और उन्होंने यहाँ देखा कि हम इनको आराम से हरा सकते हैं। कर्नाटक युद्ध हुए, वहीं पर समझ में आ गया उनके। उसके बाद बंगाल में प्लासी हुआ, फिर बक्सर हुआ,
उन्होंने फिर क्या किया, यहाँ से दीवानी अधिकार मिल गया, टैक्स वसूल करने का अधिकार मिल गया, हमारी धरती से, मतलब हमारे देश में हमारी ज़मीन से टैक्स लिया। उस टैक्स के एक छोटे से भाग से आगे चलकर उन्होंने क्या किया, कपास खरीदा, कच्चा माल खरीदा, अपने देश ले गए, मशीनों में कपड़ा बनाया, उसको सिला, फिर हमें बेचा, बचे कुछ पैसे जो जेब थे वो भी ले गए। और हमारी समझ में नहीं आ रहा था हम गरीब क्यों हो रहे हैं। इसी को बोलते हैं धन का निष्कासन। क्या बोलते हैं, आम शब्दों में बता रहा हूँ, है तो बहुत बड़ी थ्योरी, पर मैं बोल रहा हूँ कि हमारा धन क्या हो गया, निकल गया। जैसे अभी भी है, जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं सबके पास मोबाइल है, मोबाइल है, मोबाइल है सबके पास। कहाँ बनते हैं मोबाइल, चाइना मेड है। क्या है, चाइना मेड है। अब क्या हो रहा है, धन का निष्कासन कैसे हो रहा है, मतलब अगर घर पे लागू करें हम, तो हमारे घर का पैसा कहाँ जा रहा है, तो मोबाइल खरीदने में जा रहा है। फिर उस मोबाइल को खरीदने के बाद उस पर जो रिचार्ज करा रहे हो आप हर महीने, वो भी तो पूंजीपति हैं जो रिचार्ज करा रहे हैं, 500 करोड़ की शादी जो करा रहे हैं, यानी हमारा सारा पैसा पूंजीपतियों की जेब में जा रहा है ना। तो अगर मैं सबके रिचार्ज गिन लूँ इस क्लास में, तो लगभग कितने के होंगे, 50,000 मान लूँ, 50,000 मान लेता हूँ। या मोबाइल की अगर मैं गिनती करूँ तो 10-10 हज़ार के मोबाइल तो सभी के होंगे। तो 10,000 में से कितना यहाँ वाले ने कमाया होगा, भारत के व्यक्ति ने, मुश्किल से 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, इतने तो कमाए होंगे। बाकी 8,000 कहाँ गए, चाइना गए। ऐसे ही आपने क्या किया, एक उद्योगपति ने स्कूटी निकाली, आपने स्कूटी ले ली, अब उस पर तेल भी डालना है, तो उससे थोड़ा बहुत जो फायदा हो रहा है, जब आप सर्विसिंग कराते हो तो लोकल आदमी को फायदा हो रहा है। बाकी सारा पैसा कहाँ जा रहा है, एक पूंजीपति उद्योगपति की जेब में जा रहा है। उसका मुनाफा जो वो कई हजार गुने में बढ़ रहा है, और आप क्या हो रहे हो, धीरे धीरे, नहीं आया समझ में। यही कारण है कि आपकी पहली पीढ़ी ने कम पैसे में भी जमीन भी खरीदी, मकान भी बनाया। क्या किया, जमीन खरीदी, मकान बनाया, आपको भी शिक्षित विकसित कर दिया, है ना। आप उस पर चूना लगा दो, उस मकान पर, वही बहुत है। रंग करवा दो, उतना ही बहुत है। और फिर पूछते हैं कि क्या किया कि हमारे बड़ों ने, तो भाई उन्होंने कम संसाधनों में आपके लिए क्या कर दी, जमीन खरीद, आप खरीद के दिखा दो, 100 गज का प्लॉट खरीद के दिखा दो, या तो फिर पढ़ो, बनो, 100 क्या 100 एकड़ भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनिष्टों का अनिष्ट किसने कहा, धन निष्कासन को, धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट, एविल ऑफ द विल्स। अरे इसी चैप्टर का तो है, इसी चैप्टर का है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फ्लाउड कमीशन। फ्लाउड कमीशन कब गठित हुआ था, और इस कमीशन में जो बोला गया उसके परिणाम स्वरूप बंगाल में किस आंदोलन को प्रेरणा मिली, बंगाल के किस आंदोलन को प्रेरणा मिली। दरअसल मेरा आसान भी कठिन होता है, मैं यूपी को भी साथ में लेके चलता हूँ, यूपीएससी को भी साथ में लेके चलता हूँ, उत्तराखंड तो है ही, उत्तराखंड में हल्के क्वेश्चन बनते हैं, बट एक ना एक दिन आएगा जब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग बड़ा हो जाएगा, और उसके जो क्वेश्चन का तरीका होगा वो कैसा होगा, थोड़ा अच्छा तरीका होगा उसका पूछने का, मतलब एक बढ़िया क्वेश्चन पूछेंगे जिस दिन, तो वहां तक की तैयारी करो। तो मैंने क्या कहा, फ्लाउड कमीशन कब गठित हुआ और इसके परिणाम स्वरूप बंगाल में किस आंदोलन को प्रेरणा मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, तीन कठिया प्रथा क्या थी, तीन कठिया प्रथा। तीन कठिया प्रथा
और ये कहां पर थी, राज्य बताना आपने। पर्टिकुलर जगह का नाम भी बता सकते तो ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, भारतीय व्यापारी भारतीय उत्पादकों को या भारतीय कारीगरों को या भारतीय शिल्पियों को, लिखो। जो ब्रिटिश व्यापारी थे वो भारतीय उत्पादकों, कारीगरों और शिल्पियों को अग्रिम पेशगी के रूप में धन देते थे। अग्रिम पेशगी के यानी संविदा, एक कॉन्ट्रैक्ट होता था। जैसे आप किसान हो, मैं अंग्रेज हूं, मैंने कहा भैया तुम जो क्या उगाते हो, आपने कहा जी मैं कपास उगाता हूं, तो मैंने कहा मेरे लिए उगाओगे, ये लो पैसे, और जितना कपास होगा वो मेरा होगा। क्या होगा, पैसे बोलो कितने। तो आपको मैंने पैसे दे दिए पहले ही, क्या दे दिए। अब जब कपास उग जाएगा तो उस खेत में जो कपास होगा उस पर किसका अधिकार होगा, मेरा अधिकार होगा। समझ में आ गया। या आप शिल्पी हो, या आप क्या हो, कारीगर हो। मैंने पूछा आपसे क्या बनाते हो, आपने कहा मैं हाथी दांत पर जी नक्काशी करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, अब इस साल जो भी आप हाथी दांत पर जो नक्काशी करोगे इतना मुझे चाहिए, बताओ कितना देना है आपको। तो आपने पेशगी ले ली, पेशगी मतलब पैसे ले लिए मेरे से। अब जो भी आप काम करोगे मेरे लिए करो। अब मैं क्या करूंगा, आपसे लेके उसको ब्रिटेन में बेचूंगा। कहाँ बेचूंगा, ब्रिटेन या यूरोप के अन्य देशों में बेचूंगा। आपसे खरीदूंगा कौड़ियों के भाव और वहां बेचूंगा क्या। समझ में आ रहा है। इन्होंने क्या किया, ऐसे तो समृद्ध हुए, यहां से लेके मसाले 60 गुना प्रॉफिट हुआ वास्को डिगामा को। तो ये ऐसे ही करते थे। तो इस प्रथा को क्या कहते थे, जो अग्रिम पेशगी होती थी, यानी कॉन्ट्रैक्ट होता था, यानी एक संविदा होती थी, उसके तहत धन दिया जाता था अग्रिम पेशगी के रूप में। इसको क्या कहा जाता था। हाँ जी, अग्रिम पेशगी के रूप में जो धन देते थे इसको क्या कहा जाता था। महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था का पापा कौन है। पापा मतलब जन्मदाता, महालवाड़ी। आपके चेहरों पे खुशी नहीं दिख रही, क्या बात है, हिट नहीं हो रहे क्या। इजी क्वेश्चन है ये तो। क्या पूछा मैंने, मालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त कब और किसके द्वारा लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई। औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया टुडे किसकी कृति है। इंडिया टुडे, डिस्कस नहीं करना, बिल्कुल डिस्कस नहीं करना। इंडिया टुडे किसकी कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, जिसे कि 1870 में लिखा गया, किसके द्वारा लिखी गई। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया
1870 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? भारतीयों को उनके ही देश में विश्वास तथा उत्तरदायित्वपूर्ण पदों से वंचित करने की, भारतीयों को उनके ही देश में विश्वास और उत्तरदायित्वपूर्ण पदों से वंचित करने की ब्रिटिश नीति जिसे कि नैतिक निकास भी कहा जाता है, नैतिक निकास, इसकी व्याख्या किसने की थी? (1901) में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट पर भाषण देते हुए, 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट पर भाषण देते हुए धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? बजट पर भाषण देते हुए धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो कितनी निकाली? लॉर्ड कर्जन ने 1901 में प्रति व्यक्ति आय कितनी निकाली? बारदौली के भूमि कर पुनर्मूल्यांकन में बारदौली के भूमि कर पुनर्मूल्यांकन में कमी को उजागर करने और भूमि कर में वृद्धि करने से संबंधित जांच समिति का नाम लिखना आपने। 1928 में बनी थी ये। 1928 में एक जांच समिति बनी जिसने बारदौली के भूमि कर पुनर्मूल्यांकन में कमी को उजागर किया और भूमि कर में वृद्धि की। बारदौली सत्याग्रह सुना है? सरदार पटेल, गांधी जी के सहयोगी, है ना, सुना है ना? बारदौली की महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी ने सरदार की उपाधि दी पटेल को, ये सुना है? मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, जमाने हो गए अब ये थोड़े पूछा जाएगा। हाँ, उत्तराखंड में पूछा जा सकता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1928 में एक जांच समिति गठित की गई जिसने बारदौली में भूमि कर के पुनर्मूल्यांकन में कमी को उजागर किया, भूमि कर पुनर्मूल्यांकन में कमी को उजागर किया और भूमि कर में वृद्धि, है ना? तो वो कौन सी थी समिति, जांच समिति? नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था के पापा मतलब रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया? स्थायी बंदोबस्त के निर्धारण में गवर्नर जनरल को परामर्श देने वाले दो प्रमुख व्यक्तियों के नाम लिखिए।
गवर्नर जनरल का नाम इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि पहले एक क्वेश्चन पूछ चुका हूं मैं, वो आपने बताना है। इसलिए बोल रहा हूं मैं कि क्वेश्चन मेरा यह है कि स्थायी बंदोबस्त के निर्धारण में जो गवर्नर जनरल था उसके प्रमुख परामर्शदाता कौन थे? (1858) से 1947 के काल को, यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद में 1858 से 1947 के काल को किस नाम से जाना जाता है? ब्रिटिश उपनिवेशवाद के जो चरण हैं उनमें 1858 से 1947 के काल को, हाँ जी, 1858 से 1947, 57 नहीं 47, हाँ 47 के बीच के काल को किस नाम से जाना जाता है? अगर आप मेरे टेस्ट में, माना मैंने 40 क्वेश्चन पूछे, उसमें से अगर 35 नंबर ला रहे हो तो आप आईएएस निकालने जा रहे हो। 35 40 ला रहे हो फिर तो टॉपर हो, आप टॉप 10 में आओगे। लेकिन अगर आप इस तरह से पढ़ रहे हो इस बारीकी से, और अगर आप 20 तक ला रहे हो तो हो सकता है आप पीसेस निकाल लो। ठीक है, अब ये आपने तय करना है कि क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, जिसे कि 1867 में लिखा गया, नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक। किस आयोग की संस्तुति पर 1883 में अकाल संहिता का निर्माण किया गया? फेमाइन संहिता, मतलब एक किसको बोलेंगे अकाल, एक्सप्लेन किया गया उसको अकाल संहिता। किस फेमाइन कमीशन यानी किस अकाल आयोग की संस्तुति पर, यानी परिणाम जो निकला, एक अकाल संहिता 1883 में एक अकाल संहिता निश्चित की गई। एटीन 83 भारत के पहले श्रमिक संघ का नाम लिखना है आपने। ये कब गठित हुआ था? हाँ जी, श्रमिक संघ। देश का पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक कौन सा था? देश का पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक, यानी भारतीयों की पूंजी से भारतीयों के द्वारा स्थापित बैंक कौन सा था? एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
पहला फैक्ट्री एक्ट कब आया? ब्रिटिश कालीन। और किसके समय आया? पहला फैक्ट्री एक्ट कब आया और उस समय गवर्नर जनरल और वाइसरॉय कौन था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? अच्छा, ये आ गया है। मैंने पूछा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम बैंक कौन सा था और उसको किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम बैंक। एटीन 18 में सूती वस्त्र उद्योग भारत में कहां पर स्थापित किया गया था जो कि असफल रहा? भारत में पहली जूट मिल कहां पर स्थापित की गई थी? जगह का नाम बताना है, खाली स्टेट मत लिखना। भारत में दूसरी सूती मिल बंबई स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी, बंबई स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी 1853 मुंबई में स्थापित की गई थी। किसके द्वारा स्थापित की गई थी? जमशेदपुर का पुराना नाम बताना है आपने। जमशेदपुर का पुराना नाम। साथ में ये बताना है यहां पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई? इसी में बताना है, इसी क्वेश्चन में। जमशेदपुर का पुराना नाम, टिस्को की स्थापना यहां पर कब की गई?
नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 जुलाई 1929 को इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR, इकार, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च 16 जुलाई 1929 की स्थापना किस वॉइस रॉय के काल में की गई? किस वॉइस रॉय के काल में की गई और इसका पहले अध्यक्ष कौन थे? इंपीरियल इंडियन, आज उसको इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च बोलते हैं, इकार, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। मैं बोल रहा हूं इंपीरियल काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च की स्थापना 16 जुलाई 1929 को किस वाइसरॉय के काल में हुई? अगर आपको 29 का पता है कि कौन होगा तो कर लोगे, है ना, बाकी ज़्यादा। भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से अलग करने वाली समिति का नाम बताना है आपने, साथ में ये बताना कब किया गया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय यूनियन ट्रेड यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसको इंटक भी बोलते हैं, INTUC, इंटक, क्या बोलते हैं? इंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में अकाल के प्रतिक्रिया स्वरूप, बंगाल में अकाल के प्रतिक्रिया स्वरूप सबसे बड़ा जो विद्रोह हुआ था उसका नाम बताना आपने। एक ऐसे विद्रोह का नाम बताइए जिसने छक्के छुड़ा दिए थे अंग्रेजों के, बहुत बड़ा विद्रोह था, अकाल के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। हालांकि और कारण भी थे उसके, तीर्थ यात्रा कर लगाना भी उसका एक कारण था, लेकिन अकाल के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था वो।
कहीं पे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस पढ़ा आपने? अटक पढ़ा इसमें? नहीं पढ़ा। 1867 में दादा भाई नौरोजी ने भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी अनुमानित की थी? भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी अनुमानित की थी? भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी हैं, ये कथन किसका है? नाइनटीन 37 में देश का पहला एल्युमिनियम संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था? नाइनटीन 37 में देश का पहला एल्युमिनियम संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था? देखिए, बिहार और उड़ीसा में कुर्मी जाति के लोग, बिहार और उड़ीसा में कुर्मी जाति के लोग जैसे मालिक से, किसी से, जमींदार से पैसा ले लिया, उसके बाद ब्याज चढ़ता था, उस ब्याज के बदले में कृषि दास के रूप में कार्य करते थे। किस रूप में? जैसे दादाजी ने 100 रुपये ले लिए, अब 100 रुपये तो वापस हुए नहीं, बस ब्याज दिए जा रहे, ब्याज बढ़ता जा रहा। यानी पिताजी ने भी जमींदार के यहाँ क्या किया? कृषिदास के रूप में काम किया, पोते भी कर रहे, नाती भी कर रहे, बेटा भी, सब लगे हुए काम करने पर। इस प्रथा को क्या कहा जाता था? समझ रहे हो क्या पूछ रहा हूं मैं? बिहार और उड़ीसा में कुर्मी जाति के लोग कृषिदास के रूप में कार्य करते थे और मालिकों के जो ऋण प्राप्त किया था उसकी ब्याज की राशि के बदले जीवन भर कृषिदास के रूप में कार्य करते थे। इस प्रथा को क्या कहा जाता था? हो गया? लिख लिया क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, आंसर बता रहा हूं मैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने लिखी। किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने लिखी। अगला क्वेश्चन है कि पहली भारत की अर्थव्यवस्था पर लिखी गई पहली पुस्तक जो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि रमेश चंद्र दत्त ने लिखी, RC दत्त ने लिखी। किसने लिखी? अपने आप चेक कर रहे हो या पलट दिए? अपने आप मत चेक करो। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया रमेश चंद्र दत्त ने लिखी। अगला क्वेश्चन क्या था मेरा? अगला क्वेश्चन क्या था भाई? हाँ, किसका? नेशनल इनकम का पहला वैज्ञानिक आकलन किसने किया भारत में? डॉक्टर VKRV राव। डॉक्टर VKRV राव। बाकी मैंने कुछ अकाल आयोग पूछे चौथे क्वेश्चन में। तो पहला कैंपबेल समिति है, कभी कभी इसे आयोग भी बोल देते हैं बट है ये समिति, कैंपबेल समिति। उसके बाद स्ट्रेची आयोग, ये लॉर्ड लिटन के समय बना। उसके बाद लॉयल आयोग, ये लॉर्ड एल्गिन सेकंड के समय बना। सर एंटनी मैकडोनल आयोग, ये लॉर्ड कर्जन के समय बना।
एक बार फिर बोल रहा हूं, कैम्बेल समिति, स्ट्रेची आयोग, स्ट्रेची आयोग के ब्रैकेट में लिखना आपने लॉर्ड लिटन। क्या लिखना है? लॉर्ड लिटन। देखो 1866-67 में बना कैम्बेल समिति, 1880 में बना स्ट्रेची आयोग, ये बना लॉर्ड लिटन के समय में, 1897 में बना लॉयल आयोग, ये लॉर्ड एल्गिन सेकंड के समय बना, और 1900 में सर एंटनी मैकडोनल आयोग, ये सब फेमाइन कमीशन है, ये लॉर्ड कर्जन के समय बना, एंटनी मैकडोनल आयोग, एंटनी मैकडोनल आयोग। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा, एक किताब पूछी है, क्या चीज? वेल्थ ड्रेन थ्योरी, दादा भाई नौरोजी। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत है ना, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया या इंडिया डेप्ट टू इंग्लैंड, एक पैम्पलेट था, उसमें निकाला दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत। धन के बहिर्गमन मतलब वेल्थ ड्रेन थ्योरी, भारत का सारा धन कहां चला गया? इंग्लैंड चला गया। गंगा यमुना के दोआबों से स्पॉन्ज की तरह सब कुछ सोख कर टेम्स नदी में निचोड़ देते थे ये लोग, मतलब सारा पैसा इंग्लैंड। टेम्स जो है, लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे। अगला 1940 में फ्लाउड कमीशन बना और इससे तेभागा आंदोलन को प्रेरणा मिली। तेभागा, 3 भागा, तेभागा आंदोलन को। अगला 3 गठिया सिस्टम क्या था? 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य, यानी अगर खेत है तो उस खेत के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था किसानों ने, चंपारण बिहार। गांधी जी इसी को तो तोड़ने गए थे। अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन क्या है? हाँ, वो अग्रिम पेशगी की जो प्रथा थी, ददनी प्रथा बोलते थे उसको। क्या बोलते थे? ददनी प्रथा। अगला क्वेश्चन, हार्ट मैकेंजी, महालवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? हार्ट मैकेंजी को कहा जाता है। परमानेंट सेटलमेंट। अगला क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त 1793, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति कब हुई? 1750 से 1760 के दशक में शुरुआत जो हुई। औद्योगिक क्रांति बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, है ना। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कब हुआ? तो 1750 से 1760 के बीच में। अगला क्वेश्चन, इंडिया टुडे किसने लिखी? रजनी पामदत्त ने लिखी। किसने लिखी? रजनी पामदत्त ने। अगला क्वेश्चन, किताब पूछी मैंने, कौन सी? द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, 1870, दादा भाई नौरोजी। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, 1870, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन क्या था? 14वां क्वेश्चन क्या था भाई? हाँ, नैतिक निकास का नियम जो दिया था, नैतिक निकास का सिद्धांत, ये भी दादा भाई नौरोजी ने दिया। नैतिक निकास का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी। हंसो मत, याद कर लो, अभी काम आएगा पेपर में। जिस समय मैं आंसर बता रहा होता हूँ उस समय बातें मत किया करो, है ना। सबकॉन्शियस माइंड में भेजो उस मैसेज को, रिवाइज करो जो मैं बोल रहा हूँ। अपना गला ऐसे ही नहीं फाड़ रहा मैं यहाँ पर। गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? हाँ, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1901 में वेल्थ ड्रेन थ्योरी, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने, क्योंकि सांसद थे वो वहां के, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं ये, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन है? जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे, जस्टिस। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन ने 1901 में जब प्रति व्यक्ति आय निकाली तो 30 रुपए थी। कितनी? 30 रुपए। 25 पैसे और 1 बकरी में स्वर्ग आश्रम भेज दिया था किसी ने। कितने में? समझ में आया? पयाल जी थे, 25 पैसे और 1 बकरी में स्वर्ग आश्रम दे दिया किसी को। अब सोच लो आप, आज उसकी कीमत क्या है स्वर्ग आश्रम की। अगला 17वां क्वेश्चन, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति, बारदौली।
बारदौली सत्याग्रह 1928, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति आंसर है 17वें का। जिसने क्या कहा, क्या बताया, जिसने बताया कि जिसने बारदौली के भूमिकर पुनर्मूल्यांकन में कमी को उजागर किया और भूमिकर में वृद्धि को बताया। अगला, कैप्टन रीड टॉमस मुनरो भाई कौन, क्वेश्चन क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के पिता जनक कौन है, कैप्टन रीड टॉमस मुनरो। अगला क्वेश्चन, कॉर्नवालिस के साथ कौन थे, दो लोग, सर जॉन सोर और सर चार्ल्स जेम्स ग्रांट। सर जॉन सोर और चार्ल्स जेम्स ग्रांट, ये यूपीपीसी से क्वेश्चन रहा है कभी। ये जो जेम्स ग्रांट था, इसने कॉर्नवालिस को मना किया था कि जमींदारों को स्वामित्व संबंधी अधिकार मत दो, लेकिन कॉर्नवालिस खुद ब्रिटेन का एक बड़ा जमींदार था, उसने कहा नहीं, स्वामित्व तो जमींदारों को ही देंगे। और उसका फायदा भी मिला, अंग्रेजों को एक ऐसा वर्ग, एक ऐसा मित्र प्राप्त हो गया, मित्रों का वर्ग प्राप्त हो गया जिन्होंने हमेशा सहायता की अंग्रेजों की। कौन थे वो, जमींदार। जब भी उन पे आफत आई तो जमींदारों ने उनका क्या किया, बाद में उन्होंने जमींदारों की जमीन छीन ली। तब फिर कुंवर सिंह जैसे जो आरा के वो हैं, वो 1857 के रिवोल्ट में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। अगला, वित्तीय उपनिवेशवाद का काल माना जाता है किसको, 1858 से 1947 के काल को। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया 1867 नामक पुस्तक किसने लिखी, दादा भाई नौरोजी ने, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। 3 बार अध्यक्ष रहे कांग्रेस के ये, कितनी बार, कब कब रहे, 1886, 1893, 1905, 1906, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। अगला, स्ट्रेची आयोग, लॉर्ड लिटन के समय में जो स्ट्रेची आयोग था, उसकी वजह से 1883 में अकाल संहिता निश्चित की गई। अकाल संहिता का निर्माण हुआ, कानून एक तरह से बना कि भाई अकाल है क्या, एक्सप्लेन किया गया, उसको डिफाइन किया गया। अगला, बम्बई मिल हैंड एसोसिएशन 1884, ये पहली वो है भाई हमारी मजदूर, क्या बोल सकते हैं, श्रमिक संघ है ये पहला, मजदूर संघ। श्रमिक संघ किसको बोलते हैं, मजदूर संघ को। कौन सा, बम्बई मिल हैंड एसोसिएशन 1884, कांग्रेस की स्थापना से जस्ट 1 साल पहले। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, लॉर्ड डफरिन के समय में। एलन ऑक्टेवन ह्यूम थे, शिमला के सन्यासी, उन्होंने की थी ये स्थापना, ठीक है। आईसीएस थे, रिटायर्ड आईसीएस, यानी जैसे आईएएस होते हैं उस जमाने के आईसीएस। पीएनबी भाई, पहला बैंक भारतीयों द्वारा भारतीयों की पूंजी से, पंजाब नेशनल बैंक। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को हुआ। कब हुआ, पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में आया, लॉर्ड लिटन के समय में आया। क्या यार, लिटन है कि रिपन है, रिपन होना चाहिए मेरे ख्याल से, लॉर्ड रिपन के समय आया शायद 1881। लिटन का टाइम, लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट किसके समय आया था, लॉर्ड लिटन के समय में आया था। मुझे ऐसा लगता है जब फैक्ट्री एक्ट आया तो लॉर्ड लिटन जा रहा था, रिपन आ रहा था, दोनों के नाम आ सकते हैं इसमें, ज्यादातर रिपन का नाम आता है, बिल्कुल। अगला, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1 जनवरी 1949, 1949, 1 जनवरी 1949। अगला, बैंक ऑफ हिंदुस्तान अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने खोला, यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान अलेक्जेंडर एंड कंपनी। अगला, पहली जो सूती मिल खुली वो फोर्ट ग्लॉस्टर में खुली। कहाँ खुली, फोर्ट ग्लॉस्टर कलकत्ता, लेकिन असफल हो गई है। फोर्ट ग्लॉस्टर कलकत्ता, लेकिन चली नहीं है। पहली जूट मिल रिसरा, पश्चिम बंगाल, ये तो उत्तराखंड का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। रिसरा पश्चिम बंगाल, रिसरा पश्चिम बंगाल। अगला, दूसरी कॉटन मिल जो खोली गई, कहां पर, बंबई, स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी जो करके नाम था, वो कवासजी एंड डावर ने खोली थी। पारसी थे ये, कवासजी एंड डावर,
अगला, साकची नाम है जमशेदपुर का पुराना। सुवर्ण रेखा और किसके संगम पर है भाई? कौन सी दो नदियां बहती हैं वहां पर जमशेदपुर में? कौन सी दो नदियां हैं? चेक करना जरा। सुवर्ण रेखा है खरकई, दूसरी नदी का नाम है खरकई। कौन सी? जमशेद जी टाटा, तो यहां पे उनके नाम पे जमशेदपुर पड़ गया। पुराना नाम साकची है। क्या नाम है? जब आप ज्योग्राफी में इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी पढ़ रहे होंगे, औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत पढ़ रहे होंगे वेबर का, तो आप ये पाएंगे कि वो सब चीजें मौजूद थी कहां पर? जमशेदपुर में। सस्ता श्रम था, कोयला नजदीक था, कच्चा माल, लोहा जो कच्चा माल होता वो नजदीक था, इसलिए जमशेदपुर में फैक्ट्री स्थापित की गई। अगला, लॉर्ड इरविन के समय में इंपीरियल काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, हबीबुल्ला, मोहम्मद हबीबुल्ला इसके पहले अध्यक्ष थे। आज इसको इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च बोलते हैं, इकार बोलते हैं इसको आज। उस समय इंपीरियल बोलते थे, लॉर्ड इरविन के समय में। 34वां क्वेश्चन, 1925 में एकवर्थ समिति की रिकमेंडेशन पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। मोदी जी ने उसको फिर एक कर दिया, बोला अलग अलग नहीं निकलेगा। अगला, वल्लभ भाई पटेल ने स्थापित की इंटक, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। एटक जो है उसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, 1920 में बनी थी वो एटक। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अलग है, इंटक अलग है। इंटक की स्थापना किसने की? वल्लभ भाई पटेल ने। और एटक की स्थापना किसने की? नारायण मल्हार जोशी। और उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। नेहरू भी रहे उसके अध्यक्ष। अगला, सन्यासी विद्रोह हुआ भाई बंगाल में। अकाल के परिणाम स्वरूप कौन सा विद्रोह हुआ? सन्यासी विद्रोह। और ये भी बता दूं, तीर्थ यात्रा पर कुछ लगा दिया था इन्होंने, रोक वोक कर लगा दिया था कुछ, सन्यासी विद्रोह हुआ। इनके नेता थे द्विज नारायण कीना सरकार, तोते उड़ा दिए थे इन्होंने अंग्रेजों के, सन्यासियों ने। नागाओं से पंगा लेना अंग्रेजों को भारी पड़ा। नागा जानते हो ना कौन होते हैं? कौन होते हैं नागा? नागा साधु कौन होते हैं? योद्धा होते हैं, धर्म युद्ध। कभी अगर इस देश में धर्म युद्ध हुआ और तब कौन भाग लेगा? नागा बाबा लेंगे। और सबसे बड़े जो नागा वो है कौन सा, अलग अलग प्रकार के वो है ना उनके अखाड़े, तो सबसे बड़ा जो अखाड़ा वो कौन सा है? जूना अखाड़ा। और उसके अध्यक्ष कौन है? अवधेशानंद जी। तो धर्म के लिए युद्ध लड़ने वाले कौन हैं? नागा बाबा। सम्मान करें उनका। अगर आपका धर्म कहीं जीवित है तो उन्हीं की वजह से है। अगला, 20 रुपए बताई भाई इन्होंने, दादा भाई नौरोजी ने, प्रति